गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। जिन मित्रों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको देखिए। ठीक है मित्रों, अभी हम पढ़ेंगे अर्ल कार्नवालिस, जॉन सोर, मार्कस ब्लेजली, मार्किस कार्नवालिस, जॉर्ज बार्लो एंड मिंटो एंड मार्किस हेस्टिंग एमहर्स्ट और विलियम बेंटिक, जो अंतिम गवर्नर जनरल है बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल है, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हमको विस्तार से पढ़ना होगा। जैसे हम लोग वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़े थे उसी प्रकार से बेंटिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेंटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों यहाँ से आपको क्वेश्चन काफी देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम एकदम बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम इसके पहले यानी ऊपर वाला को छोड़ के ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे मित्रों, कोई समस्या नहीं होगा और इस एरिया से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप पहले सीरीज को एक बार देखिएगा। तो वारेन हेस्टिंग, उसके बाद अर्ल कार्नवालिस, ठीक है, उसके बाद जॉन सोर। तो अगर आप लोग बीच बीच में भी कभी कभी आपको अगर मान के चलिए सीरीज पूरा याद नहीं हो रहा है तो 2-3 का भी सीरीज आप पकड़िएगा तो बहुत आपको आसानी होगा। जैसे कि कार्नवालिस और शोर में बहुत इजी है कि कान पकड़िएगा तो कोई शोर मचाता है और बोलता है, तो कान पकड़ा, शोर मचाया, बोला, तो ये 3 वो याद हो जाएगा आपको। कार्नवालिस यानी कान पकड़े किसी का तो वो शोर मचाया, शोर मचाने का मतलब बोलना, तो ये 3 याद हो गया ब्लेजली। फिर कार्नवालिस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं कहीं सीरीज आप लोग खुद बनाइए, इसको समझिए अच्छा से। तो सीरीज से क्या होता है, आपको अंतर संबंध बनाने में बहुत आसान हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले कार्नवालिस को देखते हैं। तो कार्नवालिस का जो काल था 1786 से 1793 ईस्वी तक था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके काल में बहुत सारी चीज घटना घटित हुआ। बोलता है भारत का निर्माता एवं सुधारक के रूप में जाना जाता है। कौन? कार्नवालिस। इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने जो भी काम किया अपने शासन काल में काफी मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको भारत का निर्माता एवं सुधारक भी कहा जाता है। देखिए, कोई भी प्रशासन या कोई भी शासन का जो स्तंभ होता है वो सिविल सेवा, आज जो आप लोग जानते हैं यूपीएससी, वो सिविल सेवा का जो जनक एक प्रकार से कह सकते हैं, तो वो कार्नवालिस था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछे जाएंगे कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो सीधा आंसर होगा कार्नवालिस। ठीक है मित्रों, उसके बाद 1793 ईस्वी में उन्होंने एक कोड चलाया जिसका नाम था कार्नवालिस कोड। क्या था कार्नवालिस कोड? आज जो आप लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में पृथकीकरण, वहां इन्होंने किया था, वहां भी इन्होंने शक्तियों का पृथकीकरण किया था कार्नवालिस कोड में, जो कि काफी उपयोगी हुआ प्रशासन के लिए। तो कार्नवालिस कोड, तो इस कार्नवालिस के नाम से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला इसका काम था 1793 ईस्वी में, आप देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त का काम था। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। विस्तार से इस पर चर्चा किया गया है, बहुत मजा आएगा, उसको देखिएगा। तो अस्थायी बंदोबस्त यह पूछा जाएगा किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया, तो आंसर होगा कार्नवालिस। इसमें ग्रांट एवं शोर ने इसमें बहुत योगदान दिया था अस्थायी बंदोबस्त बनाने के क्रम में। ठीक है, तो यह अस्थायी बंदोबस्त भी किसके शासनकाल में? कार्नवालिस के शासनकाल में आ गया। आइए, इसके समय में एक सर्किट कोड की भी व्यवस्था किया गया था। ठीक है मित्रों, तो सर्किट कोड अगर पूछा जाएगा सर्किट कोड किसके समय में बनाया गया है और किसके समय में आया, तो आंसर होगा कार्नवालिस। ठीक है, जिला जज पद, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद भी इसके समय में निर्मित किया गया था। तो आप इसके कार्यों को देख करके पता लगा सकते हैं कि सिविल सेवा जैसे चीजों को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको भारत का निर्माता एवं सुधारक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये था कार्नवालिस। उसके बाद आप देखिएगा जॉन सोर को। ठीक है, तो जॉन सोर के समय में देखिए इसका शासनकाल है 1793 से 98। आप लोग को हम संवैधानिक विकास पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो को देखिए,
बहुत ही मजा आएगा कनेक्ट करने में। तो पहला जो प्रथम चार्टर एक्ट था, देखिए जो 1773 ईस्वी में आया वो रेगुलेटिंग एक्ट था। 1784 ईस्वी में आया वो पिट्स इंडिया एक्ट था, वो चार्टर एक्ट नहीं था। ठीक है, तो चार्टर जो एक्ट पहला था वो 1793 ईस्वी का था। तो क्वेश्चन अगर आपको टिपिकल पूछा जाए कि प्रथम चार्टर एक्ट किसके समय में आया, तो आंसर होगा जॉनसन। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट घटना घटा था इसके समय में, वो खुर्दा का युद्ध था। देखिए मित्रों, खुर्दा का जो युद्ध था वो जो है मराठा और निजाम के बीच में लड़ा गया, मराठा और निजाम के बीच में। कब? 1795 ईस्वी में। इसमें निजाम ने मराठा यानी मराठा का जो उस समय का सरदार था नाना फडणवीस, उसका अपमान किया था और एक प्रकार से कहे कि मराठा ने जो डिमांड निजाम पर रखा था वो देने में आनाकानी किया था। और उसके वजह से एक युद्ध हुआ खुर्दा, जो कि महाराष्ट्र में ये जगह है। ठीक है, तो खुर्दा के युद्ध में निजाम को लग रहा था हम जीत जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। मराठाओं ने बुरी तरह से निजाम को पराजित किया खुर्दा के युद्ध में, और बाकी जितने सारे चीज जो वो नहीं दे रहे थे वो सब वापस मराठा उससे ले लिया। तो इंपॉर्टेंट है खुर्दा का युद्ध, याद रखिएगा। 1795 ईस्वी में हुआ है मराठा और निजाम के बीच में। मित्रों, मराठा और निजाम के बीच में एक और युद्ध हम लोग पढ़े हैं, पालखेड़ा का युद्ध। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो पालखेड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ था। ठीक है, तो ये है खुर्दा का युद्ध। आगे आइए, तो ये जॉनसन जो था ये वो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था मैसूर के संदर्भ में। मित्रों, यहाँ पे वो हस्तक्षेप थोड़ा समझना चाहिए हम लोग को। वो हस्तक्षेप का मतलब होता है कि किसी के आंतरिक मामला में उस समय तक नहीं फंसना जब तक कि खुद का इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल ना हो जाए, यानी दूसरे के आंतरिक मामला में नहीं फंसने के बाद जो होता है वो होता है अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है मित्रों, नॉन इंटरवेंशन। तो इन्होंने मतलब एक प्रकार से वो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। किसने? जॉनसन। किसके संदर्भ में? मैसूर की नीति के संदर्भ में। मैसूर से जब वो युद्ध हो रहा था, निजाम मराठा इत्यादि का जब युद्ध हो रहा था मैसूर के साथ, तो अंग्रेज उसमें क्या किया था? अपना भागीदारी नहीं दिया था। बंगाल में अंग्रेज अधिकारी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1798 ईस्वी में, और यह विद्रोह जो है जॉनसन दबा नहीं पाया, वो नियंत्रित हो गया था, और पुनः जॉनसन को तब इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। तो यह था जॉनसन का इतिहास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वेलेस्ली का। वेलेस्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वेलेस्ली को बहुत बढ़िया से समझना है। ठीक है, तो वेलेस्ली को समझने के लिए सबसे पहले क्या है ये समझिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? शांति और निष्पक्षता की नीति इन्होंने त्याग दिया। ठीक है मित्रों, शांति और निष्पक्षता की नीति को इन्होंने त्याग दिया। क्या नीति अपनाया? सहायक संधि का नीति अपनाया और युद्ध की नीति अपनाया है। आने की कंपनी के विस्तार के लिए इन्होंने जो पहले से हस्तक्षेप की नीति अपनाया जा रहा था उस चीज को बिल्कुल रिवर्ट कर दिया। अब इसको चाहिए किसी हालत में कंपनी का विस्तार, और उसके लिए वो चाहिए उसने दो नीति अपनाया हो, या तो वो युद्ध करेगा या तो सहायक संधि अपनाएगा। तो चलिए सहायक संधि की जब बात आया है तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए कि सहायक संधि होता क्या है। देखिए मित्रों, सहायक संधि होता था अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी लोग जो संधि करते थे भारतीय रियासत राजाओं के साथ, और उस संधि के तहत अंग्रेज का सेना उस रियासत के अधीन रहेगा और सेना का खर्च रियासत के राजा ही उठाएंगे। ठीक है, जो रियासत के राजधानी होंगे वहां पे अंग्रेजी रेजिडेंट होंगे और सेना का जो प्रमुख होगा वो अंग्रेजी होंगे। ठीक है, और रियासत को कोई भी विदेशी के साथ संधि युद्ध करने का शक्ति नहीं होगा, और अगर किसी रियासत को विदेशों के साथ यानी कोई दूसरे देश के साथ या दूसरे रियासत के साथ अगर उसको युद्ध या संधि करना है तो उसको अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि रियासतों की शक्ति काफी बिल्कुल ही मतलब एक प्रकार से कहिए तो अंग्रेजों के क्या हुआ? अधीन हो गया। ठीक है, और यहां तक कि अगर रियासत यह चाहता है कि अन्य कोई यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेना में भर्ती करें, वो भी संभव नहीं था। तो मित्रों, इस प्रकार से सहायक संधि एक प्रकार का ऐसी संधि था जिसमें सिर्फ अंग्रेजी कंपनी का हित साधित हो रहा था, और भारतीय जो रियासत थे वह अपने अस्मिता को
आप अपनी अस्मिता को एक प्रकार से कह सकते हैं डुबा दिया था सहायक संधि से, उसकी अस्मिता छिन्न भिन्न हो गया था, क्योंकि उसके पास अब डिफेक्टो यानी वास्तविक रूप से कोई शक्ति नहीं रह गया था, वो था सहायक संधि। तो चलिए, और यही सहायक संधि के वजह से जिस प्रकार से वेलेज़्ली ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, इसको बंगाल का टाइगर कहा गया, ठीक है। और इसी के समय में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फोर्ट विलियम की स्थापना हुआ, ठीक है। किसकी स्थापना हुआ? फोर्ट विलियम की स्थापना हुआ। फोर्ट विलियम की स्थापना हुआ था, जो सिविल सेवा के जो ट्रेनिंग होते थे, एस्पिरेंट होते थे, ट्रेनिंग होते थे, जो पास करने के बाद ट्रेनिंग मिलता था, वो फोर्ट विलियम में मिलता था। हालांकि इसको कालांतर में हटा करके पुनः जो इंग्लैंड ले चला गया था, ठीक है। तो वो फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 ईस्वी में इसी के समय वेलेज़्ली के समय में हुआ था, ठीक है मित्रों। तो सहायक संधि से आखिर वेलेज़्ली को क्या लाभ मिला, बेसिकली उसको देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा कि सहायक संधि में सबसे पहले अंग्रेजी सत्ता पर क्या हुआ, मजबूत हुआ, क्योंकि सहायक संधि से काफी ज्यादा विस्तार हुआ अंग्रेजी कंपनी का। और दूसरी बात क्या हुआ, जिस समय सहायक संधि अपना रहा था, उस समय यूरोप में नेपोलियन का भय था, और अंग्रेजों को डर था कहीं नेपोलियन का प्रभाव भारत तक न पहुंच जाए। तो वैसे में इसको यहाँ पे अपनी शक्ति को जब मजबूत कर लेगा तो उसका भय थोड़ा कम होगा। तो ये क्या किया, वेलेज़्ली काफी जब विस्तार कर लिया और सारे रियासतों के राजा इसके अधीन लगभग हो गए, तो एक प्रकार से इसका भय भी, नेपोलियन भय भी समाप्त हुआ, ठीक है मित्रों। तो ये सहायक संधि का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव था, ठीक है। अब हम देखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि का में जो है, सहायक संधि प्रथमतः कौन किया, सबसे पहले सहायक संधि किसने किया। तो ये क्वेश्चन का सीधा आंसर है 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने सहायक संधि, पहली बार सहायक संधि को स्वीकार करने किया था। कौन? हैदराबाद। उसके बाद आप देखिए मैसूर किया था, उसके बाद तंजौर 1799 अक्टूबर में, फिर उसके बाद 1801 में अवध, ये 1801 पेशवा, आपको मालूम है जब हम बताए थे मराठा युद्ध में, और 1804 ईस्वी में सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो जो हम मराठा का युद्ध पढ़े थे उसमें मित्रों हम कई बार बात किए थे किस प्रकार से वो रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो वही सहायक संधि था, आप देखते जाइए, इसको उसके साथ कनेक्ट कीजिए, और अगर एक बार फिर उस वीडियो को देखना पड़े तो देखिए, आपको मजा आएगा कि क्यों ये सहायक संधि के तहत जो है उसको अपने अधीन कर लिया अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर मार्क्विस वेलेज़्ली ने, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्क्विस वेलेज़्ली का जो काल था काफी महत्वपूर्ण था अंग्रेजी कंपनी के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मार्क्विस कॉर्नवालिस, ठीक है मित्रों। अच्छा ठीक है, मार्क्विस कॉर्नवालिस जो है द्वितीय शासन काल था, और ये 1805 ईस्वी में पुनः भारत आया, और गाजीपुर के नजदीक ये 1805 ईस्वी में ही मर गया, ठीक है। और वहीं पे इसको दफनाया गया, जिसको बोला गया लाट साहब का मकबरा। यहाँ पे एक चीज हमको बताना चाहिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे, कि ये जो पहले जब कॉर्नवालिस का जो काल था, यहाँ पे एक बार ऐसा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, और जिसमें कई छात्र जो इसमें गलती कर दिए, कि ये पूछा गया कि जो 1805 ईस्वी में जो गवर्नर था वो कौन था। तो उसमें कॉर्नवालिस में दोनों ऑप्शन था, अर्ल कॉर्नवालिस और मार्क्विस कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है, कंसेप्ट का भी लोगों में कमी होता है। मित्रों आज आप लोग को चीज हम बता देते हैं कि ये जो कार्यकाल था 1786 से 93, ये था अर्ल कॉर्नवालिस का कार्यकाल, और ये जो कार्यकाल है 1805 से 1805, ठीक है, ये जो कार्यकाल है ये मार्क्विस कॉर्नवालिस का है। और आप ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये दोनों अलग आदमी था? नहीं, दोनों सेम आदमी था मित्रों। ये कॉर्नवालिस, ये जो मार्क्विस होता है, आप एक रैंक देखिए वहां, ये रैंक होता है अर्ल, ठीक है, जिसको आप काउंट बोलते हैं, ठीक है। इससे बड़ा मार्क्विस होता है, ठीक है, और इससे बड़ा होता है ड्यूक, ये रैंक है। तो जिस समय ये कार्यकाल जो चल रहा था कॉर्नवालिस का जो काल था, ये था अर्ल कॉर्नवालिस का काल, यानी 1793 ईस्वी तक आप जो है कॉर्नवालिस को अर्ल कॉर्नवालिस मानते हैं। उसके बाद इसको प्रमोट हुआ किसमें? मार्क्विस में, इसीलिए अब नाम हो गया इसका मार्क्विस, ठीक है। तो आप समझिएगा, एम फॉर जितने भी मार्क्विस बात होता है, जैसे कि मार्क्विस वेलेज़्ली, तो ये मार्क्विस की डिनोट करता है, ठीक है मित्रों।
तो आप लोग को हमको लगता है समझ में आया होगा कि अर्ल के ऊपर मार्किस होता है, मार्किस के ऊपर ड्यूक होता है, ठीक है, और वही है मार्किस। तो इसमें अगर आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो स्पष्टता आप लोग समझ गए होंगे कैसे जवाब देना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं हम जॉर्ज बार्लो को देखेंगे। जॉर्ज बार्लो के समय में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 1806 ईस्वी में एक जो है दक्षिण भारत में एक विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, बाद में हम विद्रोह के समय में पढ़ेंगे। तो ये याद रखना है कि जो है वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ किसके समय में हुआ, बोसे वेल्लोर, बोसे बार्लो, बार्लो के साथ में हुआ, ठीक है। अब आगे चलिए मिंटो प्रथम पढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक बार आज अभी ये आपको बता देते हैं, जो मार्लो मिंटो एक्ट 1909 में पढ़ेंगे वो मिंटो 2 है। तो यहाँ पे मिंटो 1 हम पढ़ रहे हैं। हालांकि कार्यकाल 100 साल के लगभग बाद होगा, ध्यान दीजिएगा, तो सब कनेक्ट करने के लिए आपको मिलेगा। आप देखिए ये 1807 से 1813 ईस्वी मिंटो रहा। अमृतसर की संधि आप जानते थे, रंजीत सिंह के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था 1809 ईस्वी में। तो किसके कार्यकाल में हुआ, इसके कार्यकाल में हुआ। चार्टर एक्ट अगर 1813 ईस्वी में आया था, जिसमें शिक्षा के पहली बार व्यवस्था किया गया था, मिशनरीज इत्यादि को परमिशन मिला था, तो वो भी इसी के शासनकाल में आया। तो ये आप बहुत सारे चीज जो है इसके आप जो है कार्यकाल को देखेंगे, क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो समझ में आएगा। एक नया चीज ये निकल के आता है, इन्होंने क्या है मॉरिशस को जीता था। तो ये 2 चीज तो इसका कार्यकाल से निकल के आया। और ये वाला अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिए कि मॉरिशस को अगर कोई जीता था तो उस समय गवर्नर जनरल बंगाल का था मिंटो, ठीक है मित्रों। अब पढ़ेंगे मार्क्यूस हेस्टिंग के बारे में। मार्क्यूस हेस्टिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कार्यकाल 10 साल का था। कितने ईयर्स का? 10 ईयर्स का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, नेपाल के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेजी नेपाल युद्ध या आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। और ये जो हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। यहां से हम 3 चीज को कनेक्ट करेंगे, याद रखने के लिए बहुत ईजी है। आप 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके 100 साल पहले याद रखिए। एक तो अलग तरीका है, 100 साल पहले याद रखिए तो 1814 नेपाल के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसी से कनेक्ट करेंगे हम 10 साल बाद जो हम बर्मा के साथ युद्ध करेंगे, यानी कि अंग्रेज पहले नेपाल को जीता, उसके बाद बर्मा को जीता। तो भारत के तरफ से जब जाइएगा पहले नेपाल, उत्तर में जाएंगे तो फिर बाद में बर्मा आता है। तो पहले नेपाल में 10 साल पहले और 10 साल बाद में बर्मा में। तो 2 साल का युद्ध था और किस संधि से समाप्त हुआ, तो संगोली की संधि से समाप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया? 1814 से 16 के बीच में, संगोली संधि से समाप्त हो गया। आपको मालूम है कि यहाँ पे पेशवा का पद हम मराठा युद्ध के समय बताए थे, उस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। इसने मार्क्यूस हेस्टिंग ने पेशवा पद को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। और उस समय हम उस वीडियो में, मराठा युद्ध वाले वीडियो में हम पिंडारियों पर हम ज्यादा डिस्कस किए हैं, उसको देखिए, बहुत मजा आएगा। और जो पिंडारी आपको हम बताए थे कि पिंडारी एक प्रकार से लूटपाट वो काफी मचा रहा था, सिंधिया के सहयोग से, यही मार्क्यूस हेस्टिंग था जिसने पिंडारियों को क्या किया था, दमन किया था। और पिंडारी के 3 नेता थे, हम बताए थे उस वीडियो में। उस तीनों नेता का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो पिंडारियों का अगर दमन पूछा जाए मित्रों तो कौन किया था? मार्क्यूस हेस्टिंग ने किया था। अच्छा, ये तीनों इसका इंपॉर्टेंट है, आंग्ल नेपाल युद्ध, पेशवा का पद, पिंडारियों का दमन। और अब देखिए 1799 ईस्वी में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1799 में अगर आप लोग से पूछा जाए 1799 में कौन लगाया था, तो स्वाभाविक बात है 1799 में कौन था? ये देखिए ब्लेजली था। तो ब्लेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, अब लेकिन ये ओपन कर दिया, यानी प्रतिबंध को क्या किया, हटा दिया, ठीक है मित्रों। तो इसका कार्यकाल आप देखते रहिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1820 ईस्वी में आपको मालूम है कि रैयतवाड़ी को पुनः अपडेट करके मद्रास में लगाने के लिए मुनरो ने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी को इसके शासनकाल में प्रारंभ किया। और 1822 ईस्वी में काश्तकारी, बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू किया। तो हाल फिलहाल बीपीएससी में भी काश्तकारी अधिनियम पर क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें सभी का मिलान करने दिया था। तो ये सब चीज बहुत ध्यान से देखना है कि 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम आया, ठीक है। चलिए लास्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे एमहर्स्ट के बारे में। इसका शासनकाल 5 साल का था। अच्छा, अभी हम बता चुके थे पहले कि नेपाल के साथ जो है अंग्रेजों का युद्ध हुआ था 1814 से 16 में। 10 साल के बाद जो है ये युद्ध बर्मा के साथ हुआ 1824 से 26। उसी प्रकार से सेम है, डिट्टो है,
वहां भी 2 साल का युद्ध चला, यहाँ भी 2 साल का युद्ध चला, मात्र 10 साल बाद याद रखना है, याद हो जाएगा। वहां पे संगोली का संधि था और यहाँ पे आंधवू का संधि है। तो ये 2 संधियां का नाम याद रखना है कि नेपाल का जो हुआ था संधि संगोली का संधि था, और जबकि बर्मा के साथ जो संधि हुआ था ये आंधवू का संधि हुआ था। और यहीं पे मित्रों आपको देखने के लिए मिलेगा इसके समय में ही, एमहर्स्ट के समय में बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह। ठीक है, ये सैनिक विद्रोह 1826 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह आप याद रखिएगा, बैरकपुर में सैनिक विद्रोह किसके समय में हुआ था? एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और ये एमहर्स्ट ने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया था? गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमने वारेन हेस्टिंग को बहुत शानदार ढंग से पढ़े थे। वारेन हेस्टिंग के बाद जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल था आज हम उसको कवर किए हैं। एकमात्र अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिक है, हम जानबूझ के इसको छोड़ दिए हैं ताकि अगले वीडियो में हम इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और जरूरत भी है, कुछ ऐसे गवर्नर जनरल हैं उस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है ताकि आपका समझ और ज्यादा अच्छा से बढ़े। मित्रों, अगर इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।